Hi guys, welcome back to Class of Learning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide, and this class all about the continuing series romantic criticism. पहले किसकी बात की? Lyrical ballad की. That's a preface to lyrical ballad. Then we'll jump to the second part, that is Coleridge point of imagination fancy, and now it's a last term for romantic criticism, that is a defense of poetry by none other than P.B. Shelley. So defense, as the name suggests, a defense of poetry, मतलब उसके डिफेंस में भाई कूद चुका है. तो अब ये क्यों कूदा, इसका रीजन क्या था, कई सारी चीजें डिस्कस करना ले. तो यहाँ हम समझेंगे पोएट्री को क्यों बताया गया, उसका रीजन क्या था, व्हाई ही वाज हियर टू डिफेंड पोएट्री. नॉर्मली मैं कोई भी चीज डिफेंड तब तक नहीं करता जब तक कि मेरे को क्रिटिसाइज नहीं किया था या मेरे काम को क्रिटिसाइज ना किया जाए. ये मेरी नहीं, हर आदमी की यही सोच है और इसी व्यू पॉइंट को लेके हर आदमी आता है. हम उधर से हम डिफेंस में किसी के आते हैं क्योंकि किसी को क्वेश्चन किया था. यू आर अ पोएट और कोई पोएट्री की एग्जिस्टेंस पे ही क्वेश्चन कर देता है, एंड दैट कोई भी इज योर वन ऑफ द गुड फ्रेंड जो आपको क्रिटिसाइज करता है, बोलता है कि आपका काम गुड फॉर नथिंग है, देयर इज नथिंग गुड इन इट. ठीक है, किसी भी एक इंटेलेक्चुअल आदमी को पोएट्री नहीं पढ़नी चाहिए. इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम, सीरियसली नोबडी नीड टू रीड इट. इसमें कुछ भी अलग नहीं है. ठीक है, ये तो सर प्लेटो से ज्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा था इसका फ्रेंड. अब इस फ्रेंड के नाम के बारे में जान लेते हैं. बेसिकली इसने किया क्या था और कौन सी चीजें हमें क्लियर करनी थी. हमने बोला आज हम पढ़ने वाले हैं डिफेंस ऑफ पोएट्री, दैट इज पीबी शेले वर्क. सर पीबी शेले कब पैदा हुआ? 1792. सर ये एक्सपायर हो गया कब? 1820. अच्छा सर, बेसिकली इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर 1822 में ही एक्सपायर्ड. तो सर अगर एज लिमिट देखता हूं तो नॉट मोर देन 30 ईयर्स. 30 साल में ये अपना बेस्ट वर्क ऑफ प्रोज करके चला गया, दैट इज डिफेंस ऑफ पोएट्री बाय पीबी शेले. अब इसमें हमें कई सारी चीजें पढ़नी, जैसे कि सर इसका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो ये जो पब्लिश हुई कब, डिफेंस ऑफ पोएट्री पब्लिश हुई सर 1840 में पब्लिश हुई. मतलब इतना बड़ा टाइम भाई, वो एक्सपायर हो गया 22 के अंदर. 18 ईयर्स लगे, कई सारी चीज चल रही होंगी, कई सारे चेंजेस आ रहे होंगे. उसके बाद फाइनली इसको जगह मिली, इसको पब्लिश किया गया. अब हमने इसको लास्ट तक देखना है वीडियो को, ताकि हम समझ पाए इसका कॉन्सेप्ट क्या है. For that you need to like, share and subscribe if you think it's worth to watch. वो देखने के बाद पता लगेगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ना करें, तो वीडियो को देखना और गारंटी आपको पूरी चीज क्रिस्टल क्लियर होगी. तो पहले क्लियर करते हैं फ्रेंड के बारे में, जिस फ्रेंड ने कमेंट किया कि भाई ये गुड फॉर नथिंग है. अच्छा कौन था? थॉमस लव पीकॉक. तो ठीक है यार, इस बंदे को हम क्या करते हैं, अब थॉमस लव पीकॉक जो है ये इसका बहुत अच्छा फ्रेंड है. सर एक्चुअली क्लियर करूं तो नॉट बहुत अच्छा फ्रेंड, जस्ट अ फ्रेंड जिसने क्रिटिसाइज किया, जिसने बोला कि पोएट्री इज गुड फॉर नथिंग. पोएट्री इज गुड फॉर नथिंग. अगर आपके काम को कोई ऐसा बोल दे तो आप डेफिनेट डिफेंस के लिए आएंगे और कुछ ना कुछ तो बोलेंगे. अब कई पॉइंट है यहाँ पे, कौन कौन से पॉइंट बताएगा मैं बता देता हूँ. पहले डिफाइन करेगा पोएट्री को, रिस्पॉन्स में देना पड़ेगा. देन इमेजिनेशन आइडियल ऑर्डर बताएगा कि पोएट्री इमेजिनेशन है, कैसे है. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी, कौन सी वाली, सर इमेजिनेशन फैंसी, द वर्क ऑफ कॉलरिज बायोग्राफी लिटरेचर, तो उसको प्लीज देखें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देन पोएट्री ना रेडिकल मोरल ट्रांसफॉर्मेशन. मोरल ट्रांसफॉर्मेशन जो आप देखा प्लेटो के पॉइंट ऑफ व्यू को भी कि मोरल ट्रांसफॉर्मेशन करती है, ये सिविलाइज करती है सोसाइटी को. कैसे, सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे. अब ये थॉमस लव पीकॉक ने बोल तो दिया कि गुड फॉर नथिंग है, तो इसके लिए तो कुछ लिखा भी होगा. डेफिनेटली एक ऐसे लिखा जिसका नाम था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. यस, हिज वर्क वाज द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. अब आपने कहा इसका काम था द 4 एजेस ऑफ पोएट्री. इनको क्लियर करना, हमें द 4 एजेस ऑफ पोएट्री को डिफाइन किया. इसने इसके अंदर पूरी तरह क्लियर किया. इसने क्रिटिसाइज किया पोएट्री को, पोएट्री के एग्जिस्टेंस को, और बोला कि भाई इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हमें पढ़ना चाहिए. मतलब अगर मैं बोलूं, इसमें उसको क्रिटिसाइज किया गया और पीबी शेले को डेफिनेटली आना पड़ा. किस लिए? इसके डिफेंस में. चलो अब डिफेंस में आ गया तो इसने पहली चीज दिमाग लगा दी कि पोएट्री इज नॉट अ टास्क फॉर एवरीवन. ये ग्रेट थिंकर्स का काम होता है, मतलब हर कोई पोएट्री नहीं लिख सकता.
तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा, मैं प्राइमरी इमेजिनेशन सेकेंडरी इमेजिनेशन को दोबारा से डिफाइन करूंगा यहाँ पे, क्योंकि प्राइमरी इमेजिनेशन हर आदमी पे मिल जाती है, आप में, मुझ में, सब में, हर आदमी इमेजिनेशन कर सकता है, लेकिन एवरीबॉडी कैन नॉट राइट डाउन पोएट्री, हर कोई पोएट्री नहीं लिख सकता, उसके लिए सेकेंडरी इमेजिनेशन की जरूरत है। तो आपने कहा बिल्कुल ठीक है। तो फर्स्ट रीजन एंड द सेकेंड इमेजिनेशन, द दो चीजें एड ऑन होती है, द रीजन प्लस इमेजिनेशन, इट कम्स एज एन पोएट्री। तो पोएट्री के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, द फर्स्ट रीजन एंड द सेकेंड वन इमेजिनेशन। तो आई कम टू दिस पॉइंट, पोएट्री अकॉर्डिंग टू हिम इज अ रीजन प्लस इमेजिनेशन। आपने ऐसा रीजन, अ लॉजिकल सीक्वेंस, आई मस्ट द सिस्टम वे वी हैव लॉजिक्स, रीजन दिए गए हैं तो लॉजिक्स होने चाहिए हमारे पास, अगर लॉजिक्स नहीं है तो आई कैन नॉट डील विद द टर्म्स। तो लॉजिकल थॉट बोले आपने, हमने लॉजिकल थॉट को कैसे काम करते हैं, उसका मतलब इमेजिनेशन, सर परसेप्शंस, आपकी मेरी, हम सोच के लेके चलते हैं, दिमाग में क्या आ रहा है, एक्चुअली इट्स अ सोर्स, सर सोर्स ऑफ इमेजिनेशन, जहां पे हम क्या करते हैं, एक ट्रू सोर्स ऑफ इमेजिनेशन होता है जिसको लेके चलते हैं। अगर सेकेंडरी इमेजिनेशन को आपने पढ़ा था तो मैंने बताया था, जहां पे एक आदमी क्या करेगा, रीजन लेगा, उस थॉट को वहां से लेगा, उस थॉट को लेके प्रोसेस में क्या करेगा, उसको इमेजिन करना शुरू कर देगा और फिर वो पोएट्री को लिखता है। तो पोएट्री इज नॉट एन टास्क फॉर एवरीवन, जैसे मैंने लास्ट क्लास में बोला था, नॉट स्पून फॉर एवरीवन। तो यहां हमारी जरूरत था कि हम चीजों को समझ पाए। तो पोएट्री के लिए दो चीजें कॉन्सेप्चुअली, रीजन प्लस इमेजिनेशन, दोनों का साथ होना जरूरी है। आपने बोला पहले हमने डिफाइन की पोएट्री, तो उसने पोएट्री को डिफाइन किया। सेकंड उसने बोला इमेजिनेशन एंड आइडियल ऑर्डर। इमेजिनेशन एक आइडियल ऑर्डर को रेफर करता है। अब आपने बोला इमेजिनेशन एक आइडियल ऑर्डर को रेफर करता है। अब वो तो जो पोएट्री है लोगों को हेल्प करती है, किससे, सर रिकॉग्नाइज करने में, किसको, ब्यूटी को। द पोएट्री ऑलवेज हेल्प पीपल टू रिकॉग्नाइज ब्यूटी। अब ब्यूटी को कैसे लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या है, लोग चीजों को रियलाइज करते हैं और फिर उसको एप्रिशिएट करते हैं। When we read a poetry, तो हम चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, चीजों को समझ पाते हैं, एंड देन आफ्टर ऑल दिस विल एप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ नेचर, जिसमें चीजों को विजुअलाइज करते हैं। आपने कहा उसके हिसाब से पोएट्री वो चीज है जो लोगों को रियलाइज करवाती है, ब्यूटी को एडॉ करवाती है, एंड द पीपल रियलाइज दिस द पोएट्री, एंड द पोएट्री हेल्प पीपल टू गेट सिविलाइज्ड। सो व्हाट डज मीन, हाउ कुड अ पोएट्री हेल्प पीपल टू गेट सिविलाइज्ड? When you know the morals, you know the values, you definitely follow them. आप वही कर रहे हैं। यहां उसने एक आइडियल ऑर्डर बोला, और एक आइडियल ऑर्डर का बेसिक मतलब होता है जब पीपल सिविलाइज होते हैं, when the people get civilized, and to civilize people, poetry play a vital role. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो गया कि इसने बोला भाई डिफेंस ऑफ पोएट्री में हमें चीजों को समझ लेना है। लोग डिफेंस ऑफ पोएट्री क्यों बोलते हैं, या पीबी शैले ने जब डिफेंस ऑफ पोएट्री की बात की तो उसने बोला कि पोएट्री हर किसी के बस का काम नहीं है। इसको लिखने के लिए आदमी मेंटली बहुत ज्यादा साउंड होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि रीजंस प्लस इमेजिनेशन को काम करके हम कैसे चीजों को डील आउट करेंगे, वो कैसे सेट करेंगे। अगर मैं बोलूं इन द वर्ड्स ऑफ पीबी शैले, द पोएट्स आर अननोन ट्रेंड सेटर्स। अननोन मीन्स अनरिकॉग्नाइज्ड। इसको क्लियर करना है, यहां पे पोएट ने क्लियर कर दिया, पीबी शैले ने, जो पोएट्स होते हैं दीज आर अनरिकॉग्नाइज्ड ट्रेंड सेटर। They make the society civilized by their works, but no credit being given to these poets. कि लोगों की सोच में घुस जाते हैं। They write on the poetry with their imagination and work on the dull life. Seriously, work on the dull life and make beautify to it. आपने कैसे एक डल लाइफ को ब्यूटीफाई करना और उसकी चीजों को क्लियर करना, ये सारा काम एक पोएट का होता है। मतलब when I read a poetry, I'll get pleasure, really, I'll get the happiness, I'll get the joy. ये काम किसने किया, ये काम किया एक पोएट ने। तो अगर इन सारी चीजों को हम फॉलो करते हैं, हाउ कैन से दैट पोएट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम? हाउ गुड पोएट इज गुड फॉर नथिंग? नोबडी हैव अ राइट टू से दिस। तो यहां हम अपने पॉइंट में आता है पोएट्री अ रेडिकल मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। इट चेंजेस द थिंग्स फ्रॉम बिगिनिंग टिल द लास्ट। पीबी शैले का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। उसने बोला यहां पे पोएट्री क्या करती है, एक आइडियल स्ट्रक्चर देती है आपको, जिसके बाद आप चीजों को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, एंड यू स्टार्ट फॉलोइंग अप ऑल दिस थिंग्स। आप चीजों को रिकॉग्नाइज करते हो एंड देन स्टार्ट एडमायरिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर।
And when people start admiring the beauty of nature, they love to get things adored. सर ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर करता है कि पोएट्री को आप बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वेस्ट ऑफ टाइम है। अब यहाँ पे इसने प्लेटो कैसे बोला था, प्लेटो ने बोला था इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। प्लेटो ने बोला था कि ये कॉपी कर दी, ये इमिटेशन। यहाँ पे पीबी शैले अपना पॉइंट लेके आता है और उसमें बोला है कि ये इमिटेशन नहीं है, इसने कॉपी किया लेकिन फिर उसको मॉडिफाइड करके एक अलग ट्रांसफॉर्मेशन दी, जिसके लिए हमें वर्ड बोला रेडिकल मोरल ट्रांसफॉर्मेशन। एक नई फॉर्म में पोइट्री को प्रेजेंट किया जिसको लोग देखने के बाद ज्यादा अट्रैक्ट हुए, एंड दैट डल फीलिंग दैट दे वर हैविंग अर्लियर बीन टर्न आउट टू द जॉयनेस। तो ये था कॉन्सेप्ट पीबी शैले का टूवर्ड्स द डिफेंस ऑफ अ पोएट्री। आई होप यहां पे हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब आगे बाकी के सेक्शन से रिलेटेड लॉट्स ऑफ सेक्शन दैट आर रिमेनिंग इन अ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आएंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब, यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।